हेलो दोस्तों, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। यहाँ हम डिस्कस करेंगे पैसे कहाँ कहाँ डाले जा सकते हैं, कहाँ ज़्यादा रिस्क है, कहाँ कम रिस्क है। और मैं ये पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहा हूँ जहाँ की काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है, इन्वेस्ट क्यों करना है। तो इन्वेस्ट करना ज़रूरी इसलिए है ताकि हमारे पैसे बढ़ते रहें, जो हम कमा चुके हैं वो थोड़ा बढ़ता रहे। तो बैंक में डालने में प्रॉब्लम क्या है। तो बैंक में पैसे डालने का मतलब है कि आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाल दोगे। उस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 4 से 5% एवरेज। सरकारी बैंक्स वगैरह चार से कम भी देती हैं। प्राइवेट कंपनीज थोड़ा ऊपर देती हैं, जैसे कोटक 6% तक देती हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक 7 से 7.5% तक देती हैं। वो भी ऐसा इसलिए दे पाती हैं कि उनका एक रनिंग एफडी का कॉन्सेप्ट है कि एक थ्रेशोल्ड के ऊपर, एक लिमिट के ऊपर जो पैसे पड़े हैं वो उसका एफडी बना देंगे, आपको यूज़ पड़ेगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो ब्रेक करके आपको पैसे वापस मिल जाएंगे विदाउट एनी चार्ज। तो दैट इज़ अ रनिंग एफडी कॉन्सेप्ट। तो पेटीएम वगैरह में है, कन्फिगरेबल है, आप कन्फिगर कर दो, 1,000 या 5,000 से ऊपर जो भी पैसे पड़े उसकी एफडी बन जाएगी, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लो। कोटक में वो फिक्स्ड है, 1 लाख के ऊपर रहेगा वो, उसका ज़्यादा मिलेगा, 1 लाख तक 4% ही मिलेगा। बट एनीवेज वो उसी के आसपास इंटरेस्ट रेट देते हैं। बट ये इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के आसपास होता है। तो इन्फ्लेशन अब क्या होती है। इन्फ्लेशन होता है कि पैसे की खरीदने की ताकत किस मात्रा में घट रही है, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि 4% इन्फ्लेशन है, उसका मतलब है कि कल को जो सामान आप 100 रुपये में ख़रीद पा रहे थे वो आज 104 की मिलेगी। तो सिंपल टर्म्स दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन मीन्स। अब 7% इन्फ्लेशन मतलब 107 में मिलेगी। तो होता क्या है कि बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट इसी के आसपास रखती हैं। तो जिसने पैसे डाल के रखे हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिलना, बट बैंक्स उस पैसे के भरोसे लोन दे दे के काफ़ी पैसे कमाती है। तो हमें भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हम ऐसी जगह पैसे डालें जहाँ हमें पैसे बढ़ रहे हों। बराबर ही रहते तो क्या फ़ायदा। आप 10 साल के बाद अपने 1 लाख डाले, 10 साल के बाद 1 ही लाख बचा, तो क्या फ़ायदा पैसे जमा करने का भी। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिशनली लोग। तो लोग ट्रेडिशनली इन्वेस्ट करते हैं ज़मीन जायदाद, लैंड एंड हाउस। लैंड एंड हाउस में भी ये जानना ज़रूरी है कि ज़मीन की कीमत ओवर पीरियड टाइम बढ़ती है, घर की कीमत एज़ पर बैंक्स वो घटती रहती है। आप नॉन मेट्रो सिटीज़ या छोटे शहरों में जाएंगे तो आपको घर की कीमतें बढ़ती दिखेंगी, क्योंकि इट्स परसेप्शन ऑफ पीपल। लोग जैसा सोचते हैं कि कीमत बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा पे भी करते हैं, बट हमेशा नहीं बढ़ता। आपको ज़रूरत है पढ़ने की हाउसिंग क्राइसिस जो यूएस में हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जहाँ की लोग मान के चल रहे थे कि घर घर हाउसिंग प्राइसेस विल नेवर फॉल, घर की कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। जब वो गिरना स्टार्ट की तो वही मार्केट क्रैश हुआ, जो 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस थी। तो वैसा हमारे यहाँ भी हो सकता है, छोटा छोटा चलता रहता है, न्यूज़ में नहीं आता, सबको पता नहीं चलता, बट ये हर जगह होता रहता है। प्राइसेस बबल बनता है, फिर वो बर्स्ट करता है, यानी एक गुब्बारा बना वो फूटता है, फिर प्राइसेस घटती हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। बट हाउस इज स्टिल एन एसेट, घर ज़मीन एसेट होती हैं, तो इट्स स्टिल अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट वहाँ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जो लकी हो जाते हैं, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जो लकी नहीं हो पाता है उनका थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट स्टिल बेटर देन नथिंग, ना बुरा नहीं। सेकंड जो यूजुअली लोग इन्वेस्ट किया करते थे वो है एफडीज़। अब एफडी क्या है, सेविंग्स बैंक्स, सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उसमें। जैसे सेविंग्स में 4 मिल रहा है तो एफडी में आपको 5.5-6% तक मिल जाएगा। बट ठीक है, वो इन्फ्लेशन के थोड़ा ऊपर रहता है, तो स्टिल गुड। जो रिस्क अवर्स हैं, क्योंकि ये लोवेस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो जो रिस्क अवर्स लोग, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो यहाँ पैसे डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पैसा बढ़ते रहेंगे, बट स्टिल नॉट इनफ। अब क्या ये बिल्कुल रिस्क नहीं है, रिस्क तो है। पैसा आप कहाँ डाले हो, मान लो सरकारी बैंक में डालते हो, वो सरकारी बैंक कल को बंद हो जाती है, तो आपको क्या पैसे वापस मिलेंगे पूरे, कुछ मिलेंगे। कितने मिलेंगे। अब जो गवर्नमेंट का नया स्कीम आया 2019-20 में, इन्होंने क्या किया है कि इंश्योरेंस डाल दिया। दैट मीन्स अगर आपके पैसे, वो बैंक बर्बाद होती है, तो आपको अप टू 5 लाख रुपए आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे। 5 लाख के ऊपर जो भी हैं वो गए। तो एफडी में भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री है। वैसे ही प्राइवेट बैंक में अगर आप पैसे डाल रहे हो, तो प्राइवेट बैंक अगर डूबती है तो पूरे गए। प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट का इंश्योरेंस भी नहीं है, तो वहाँ तो पैसे नहीं मिलने हैं। बट वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देती है। गवर्नमेंट अगर 5, 5.5, 6% देंगी, तो प्राइवेट बैंक
6.5 7 7.5 तक देंगे, तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, थोड़ी रिस्क भी ज़्यादा है। बट क्या बहुत ज़्यादा रिस्क है? नहीं। आप अगर पैसे डालते हो वेल इस्टेब्लिश्ड बैंक्स में, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सब इस्टेब्लिश्ड है, बड़ी कंपनीज है, तो इनका डूबने के चांसेस कम है। बट हाँ, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 7.5 तक मिल जाएंगे, तो दिस इज़ गुड। अब कुछ बैंक्स इससे भी ज़्यादा देती हैं, जो नए बैंक स्टार्ट होते हैं 8 8.5 9% भी देती हैं, बट दो आर रिस्की। वहाँ पैसे डालने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पैसे डूबने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, इसलिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बैंक का FD का ज़्यादा मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्टेबल बैंक वो कम देगी, जो बहुत अनस्टेबल बैंक वो थोड़ा ज़्यादा देगी, क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा चाहिए होता है लोन देने के लिए। तो FDs में भी ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, बट हाँ कम है, तो वहाँ पैसे डाले जा सकते हैं। NPS वो पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कमा रहे हो, जैसे आप 30 40 साल तक कमा रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसे एक फ़ंड में डालते जाओ, ताकि आप जब रिटायर होगे तो वो फ़ंड आपको पैसे देगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उस फंड में जो लोग कमा रहे हो पैसा डालते जाएंगे, जो रिटायर होते जाएंगे उनसे उनको पैसे निकाल के उनको हम देते चले जाएंगे। बट यहाँ एक कैच है। होता क्या है कि जैसा हमने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन यानी पैसे की खरीदने की ताकत कम होती जा रही है। तो हमने जो 30 साल पहले जो पैसे डाले थे उसकी खरीदने की ताकत तो कम हो चुकी है, तो हमें फ़ंड से पैसे कैसे मिलेंगे? तो यानी फ़ंड्स एक तरफ से लेके दूसरे को दे नहीं सकता, उसको सारे फंड्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो ये फंड्स यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं। गवर्नमेंट वाले फंड गवर्नमेंट बॉन्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डालती है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, रोड रेलवेज बन रही है, वहाँ पैसे डालते हैं, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वो उससे फंड्स के पैसे बढ़ते हैं। तो इस तरह आपको पैसे दिए जा सकते हैं। इसमें भी बहुत रिस्क है। बहुत बहुत वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फंड्स बर्बाद हो चुके हैं, नहीं चल पाते हैं, क्योंकि आपको पैसे से पैसा बनाना होता है। वहाँ इंटरेस्ट रेट इतने कम है कि आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करो तो वो मिलते नहीं हैं, और अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो रिस्क हो जाता है कि पैसे डूब जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स डूब भी गए। आप अगर ये कहानी पढ़ोगे 2008 क्राइसिस के बारे में ही, तो बहुत सारे ऐसे पेंशन फंड्स भी बर्बाद हो गए US में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। बट ठीक है, हमारे यहाँ इट्स स्टिल स्टेबल, क्योंकि हमारी ग्रोइंग वर्कफोर्स है। दैट मीन्स वी आर यंग वर्कफोर्स। तो अभी जो रिटायर हो रहा है अभी से 5 10 साल 15 साल में, फॉर देम इट्स गुड, क्योंकि देर विल बी अ वर्किंग जनरेशन फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। 30 साल तक के लिए हमारे पास वर्किंग क्लास है, तो पेंशन फंड में पैसे जाएंगे, तो फॉर यू इट्स सेफ। बट जो लोग 20 25 साल के बाद रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, 30 साल के बाद रिटायर होने का, उनके लिए दैट माइट नॉट बी सूटेबल, क्योंकि तब तक वो फंड में पैसे बचेंगे, कितने बचेंगे, क्या होगा फंड का, कहना मुश्किल है। बट स्टिल यू शुड पे समथिंग देयर, कि आपको एक स्ट्रीम बन जाएगा कि पैसे आ सकते हैं। रिस्क है, बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क है, इसलिए जानना ज़रूरी है कि कहाँ कितना रिस्क है। वैसे ही जैसे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गए, पुराने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में एक और पोस्ट ऑफिस स्कीम होता था, प्रोविडेंट फंड होता था। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगेन लो इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट सब हैंडल करती है, तो वहाँ पैसे मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है उसको, तो वहाँ पैसे डाल सकते हो। अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट वहाँ भी मिल जाता है। PPF हो गया, वहाँ भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। प्रोविडेंट फंड में हम हमेशा हमारी सैलरी से पैसे करते हैं। अगेन ये फंड्स को भी पैसे मैनेज करने में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। PPF भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, बट PPF पोस्ट ऑफिस ये यूजुअली गवर्नमेंट फंड, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, जिसके डूबने के आसार बहुत कम होते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता रहता है। दिस इज़ गुड इन्वेस्टमेंट। पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, बट एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगी आपके फ्यूचर में, रिटायरमेंट के लिए। तो इन सब में थोड़े थोड़े पैसे डाले जा सकते हैं, विच इज़ अ गुड। बट अगर अच्छे पैसे बनाने हैं, तो अच्छे पैसे बनते हैं कहाँ? यूजुअली प्राइवेट बिजनेस में। प्राइवेट बिजनेस मतलब इक्विटीज़ में। आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ, या फिर IPOs के थ्रू इन्वेस्ट करो। तो हम वही सब यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली न्यू एज इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं ये, बट इसके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। कितने रिस्की होता है? ऐसा नहीं कंपनी बंद हो जा रही है। टाटा मान लीजिए 100 साल पुरानी कंपनी है, इसके अंदर कई सारी छोटी मोटी कंपनीज भी हैं, बड़ी कंपनीज भी हैं, जैसे टाटा स्टील, TCS, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। टाटा के अलावा रिलायंस भी है, जो बहुत पुरानी कंपनीज है। तो ऐसे क्या बंद हो गई? नहीं बंद हो रही हैं, बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा बंद होने के चांसेस तो हैं, बट रिटर्न्स भी ज़्यादा है, क्योंकि ऑन एन एवरेज इन सब में इन्वेस्ट करने से आपको 10 से 12% 15% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि
और किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है। तो इक्विटी इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि पेटीएम मनी में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जैसा पहले देखें, स्टॉक इज़ वही इक्विटीज़ जहाँ आप पैसे डाल सकते हो कंपनीज़ में। आपको कुछ शेयर्स मिलेंगे, शेयर के पैसे बढ़ जाएंगे तो आप बेच दो, पैसे निकल आएंगे। फिर म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट फंड्स हमने डिस्कस किया, प्रोविडेंट फंड, एनपीएस या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होते हैं, ये सारे फंड्स हैं जो कहीं ना कहीं पैसा डालते हैं। ये फंड्स क्या करते हैं, यूजुअली स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, बट सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इनको भी समझ में आता है कि रिस्क है, तो ये कुछ पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डालते हैं, कुछ पैसे एनबीएफसीज में डालते हैं जो कि लोन्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। तो ये थोड़ा सा डाइवर्स कर देते हैं, तो इनका रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है हमें, मतलब थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ा रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। हम म्यूचुअल फंड भी देखेंगे बाद में, बट अभी का प्लान हमारा स्टॉक्स और आईपीओज़ का रहेगा। अब आईपीओज़ में क्या होता है, आईपीओज़ में होता है कि जैसे हम कंपनी लिस्ट होने वाली एक्सचेंज पे, तो प्रोसेस ये है कि आप अगर पब्लिक से पैसे उठाना चाह रहे हो, यानी चाहते हो कि पब्लिक आपके कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो आपको पहले किसी एक्सचेंज पर रजिस्टर करना पड़ेगा। इंडिया में 2 बड़ी एक्सचेंजेस हैं, एनएससी और बीएससी। तो इन दोनों में रजिस्टर करने के लिए पहली बार जब आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, अपने स्टॉक्स मार्केट में डालना है, तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है। तो आप पहले आईपीओ करते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अपने स्टॉक्स पहले एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पे बेच दिया कुछ लोगों को, तब वो लिस्ट हो जाएगी कुछ टाइम के बाद एक्सचेंजेस पे। अब एक्सचेंज में जब लिस्ट हो जाएगी, देन पीपल विल स्टार्ट ट्रेडिंग, एक दूसरे से लोग खरीदने लगेंगे, बेचने लगेंगे, तब पैसे बढ़ते हैं घटते हैं। तो आईपीओज़ में फ़ायदा क्या होता है कि काफ़ी सारे केसेस में आप देख सकते हो कि आईपीओ जो देखिए पुराने आईपीओ लिस्टिंग गेंस, कि जिस दिन लिस्ट होती है उस दिन अचानक से 17%, 44%, 26% बढ़े हैं। देखिए कुछ कंपनीज घटी भी हैं, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो, जब बढ़ेगी तब बेच दो। नहीं तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है लिस्टिंग है, मैंने खुद भी लिस्टिंग है, मुझे एमटार का मिला था एक लॉट, तो मेरे पैसे डबल हो गए थे। ऑल्दो एक ही लॉट मिला था, 13-14 हज़ार ही बने, बट दैट इज़ गुड, आपको 13 हज़ार लगा के 13 हज़ार बन गए। तो आप देखो कि ज़्यादा केसेस में लिस्टिंग गेंस ही होता है, और ये काफ़ी बड़ा गेंस होता है। जहाँ आपको लिस्टिंग डे पे पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे, वहाँ आप होल्ड करके रख लो, कुछ दिन के बाद बेच देना, क्योंकि स्टॉक तो आपके डीमैट अकाउंट में बैठे रहेंगे। तो आईपीओ इज़ वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जहाँ आपको क्विक रिटर्न्स मिलते हैं। और उसके अलावा है एनपीएस, और उसके बाद गोल्ड। एनपीएस हमने डिस्कस किया, पेंशन स्कीम है, यहाँ पैसे डाल सकते हो वाया पेटीएम मनी। और गोल्ड इज़ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम तो सोना खरीदते ही हैं, शादी हो, धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, या ऐसे भी हम सोना तो खरीदते ही हैं। तो दिस इज़ वन वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। इस डिजिटल गोल्ड का ये फ़ायदा है कि आप छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, आपको जितने का सोना खरीदने का मन है खरीदो। जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यानी 1 ग्राम से ऊपर हो जाता है, तब आप उसको डिलीवरी के लिए मंगा सकते हो। अब ये गोल्ड कहाँ, पेटीएम मनी के पास है? नहीं, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, एमएमटीसी। तो जितने भी गोल्ड परचेज़ करो अब किसी से भी, मान लो ज़ीरोधा से लिए, पेटीएम मनी से नहीं लिए, या किसी और से लिए, तो वो सब जाते हैं गवर्नमेंट वाले के पास, तो आपका गोल्ड सेफ़ है। बट 1-1 ग्राम पे ही वो लोग डिलीवर करते हैं, तो आपको सिक्के भेज दिए जाएंगे घर, आप चाहते हो तो। दूसरा तरीका है कि गोल्ड आप खरीदो कम दाम पे, डिजिटली उसको बेच भी दो, वहीं के वहीं प्रॉफिट भी हो जाएगा। बट इसमें कुछ कुछ चार्जेस कटते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि गोल्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस करते हैं कुछ कमीशन, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो। यानी आपने 100 रुपये का गोल्ड लिया, और मान लो 1 ग्राम कितने का आया, 2700 रुपये, 2800 रुपये का 1 ग्राम, नहीं अभी नहीं, अब तो 4500 का चल रहा है। तो 4500 का आपने मान लो 1 ग्राम गोल्ड लिया, और वो 5500 हो गया, तो आपको इसमें काफ़ी मार्जिन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 40-50 रुपये कट जाएंगे, गवर्नमेंट की फ़ीस, प्लेटफॉर्म की फ़ीस थोड़ी थोड़ी कटती है। तो जस्ट टेक केयर कि मार्जिन ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो गोल्ड इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मैं खुद गोल्ड में नहीं लगाता, मुझे कम इन्वेस्ट प्रॉफिट दिखने के चांसेस रहते हैं, तो मैं खुद नहीं लगाता हूँ इसमें। बट अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में, फिर वापस आएंगे, मैं हम एक्सप्लेन करूँगा कि स्टॉक्स आईपीओ के साथ स्टिच कैसे होता है। तो बेसिकली उसके बाद हम जाएंगे किसी और वीडियो में म्यूचुअल फंड्स में। तो अब अगर हम स्टॉक्स में जाते हैं, तो ये
टू वे ऑथेंटिकेशन है जो सेबी से मैंडेटेड है कि आपको सेकंड ऑथेंटिकेशन देना है। पहले आप लॉगिन करोगे ऐप में, फिर एक और ऑथेंटिकेशन देना है जस्ट टू नो यूज़र इज़ द सेम यूज़र। ये सेबी का रूल है, सारे ऐप्स में मिलेगा, सारे ऐप्स में रहना है। अब देखते हैं पेटीएम का इंटरफेस। तो ये है होम पेज। होम पेज पे आपको क्या दिख रही है? पोर्टफोलियो की समरी, मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे कितने रिटर्न है। तो अभी लॉस दिख रहा है तो आप इसको इग्नोर करो, वो कुछ टाइम में प्रॉफिट में हो जाएगा। फिर आता है पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। मेरे पोर्टफोलियो में स्पाइसजेट, टाटा मोटर्स है, यही दो कंपनी है। तो उसमें दिखाता है इंडिविजुअली कि किस में कितना गेन है, किस में कितना लॉस है। तो टाटा मोटर्स में मैंने 2001 दिन का गेन लॉस है, ये टोटल है ओवरऑल। जब से मैंने खरीदा तब से अभी तक का ये लॉस दिखा रहा है, बट दिस इज़ अनरियलाइज, यानी ये मैंने बेचा नहीं है। ये लॉस घटता रहेगा, जैसे प्राइस ऊपर जाएगी लॉस घटता जाएगा, और ऊपर चला जाएगा मेरे बाई प्राइस से तो मुझे प्रॉफिट भी होने लगेगा। वैसे ही स्पाइसजेट है, वो एक दिन का दिखाता है। ये पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है, ये लास्ट डे, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, जैसे आज मंडे है जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट ट्रेडिंग डे था पिछले वीक का फ्राइडे। तो पिछले वीक स्पाइसजेट में मेरे को 5500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, बट मैंने बेचा नहीं बेचा, ओवरऑल लॉस स्टिल उतना है। वैसे टाटा मोटर्स में जो मैंने होल्ड किया हुआ है उसमें मेरे को 2000 रुपये का लॉस हुआ है, बट क्या मैंने बेचा है? वो लॉस मेरे को एग्जैक्टली हुआ नहीं, मैंने वो स्टॉक्स रखे हैं, वो थोड़ा नीचे गिर गया तो वो दिखा रहा है कि उस दिन ये इतने से गिर गया और स्पाइसजेट उतने से बढ़ गया। फिर ये दिखाता है बीएससी और निफ्टी, ये मार्केट के इंडेक्सेस हैं। इंडेक्सेस क्या होती हैं? इंडेक्स क्या होती हैं कि एक्सचेंजेस क्या करते हैं, वो सेट ऑफ कंपनीज़ का एक इंडेक्स बना देते हैं। इंडेक्स से क्या कर सकते हैं आप? ट्रैक कर सकते हैं कि कैसे वो कंपनी, हाउ इज़ दैट कंपनी परफॉर्मिंग। तो जैसे हम बोलते हैं सेंसेक्स, तो ये ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज है जो बीएससी ने बनाया है, तो टॉप 30 कंपनीज। तो इसको देख के पता चलता है ओवरऑल मार्केट कैसा मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टॉप 30 कंपनीज अच्छा कर रही हैं तो छोटी मोटी कंपनीज अच्छा ही करेगी, क्योंकि ये सारी कंपनीज अकेले सब कुछ नहीं बनाती हैं, आउटसोर्स करती हैं बहुत कुछ। तो अगर ये कंपनीज अच्छा कर रही है तो ओवरऑल मार्केट अच्छा कर रहा है। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, एक सेट बना देते हैं, इसको देखने से पता चल जाएगा मार्केट कैसा चल रहा है। वैसे ही निफ्टी, निफ्टी 50 है, वो 50 कंपनी का सेट है। तो 50 कंपनी जैसा करेंगे, टॉप 50 कंपनी जैसा करेंगे, पूरा मार्केट लगभग वैसा ही करेगा। ऐसा नहीं है कंपनी गिरेंगी नहीं, कुछ कंपनी ख़राब भी कर रही होंगी बहुत, कुछ कंपनी अच्छा भी कर रही होंगी बहुत, बट ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव देता है कि मार्केट कैसा कर रहा है। तो क्योंकि 50 कंपनी का सेट है निफ्टी, तो वो 15,000 के आसपास चलती है, और बीएससी 50,000 के आसपास चला क्योंकि टॉप 30 कंपनीज है। तो यहाँ अगर आप निफ्टी देखोगे तो ये निफ्टी बैंक दिखा रहा है, आपको निफ्टी दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हो। चलो सर्च करते हैं निफ्टी को, तो NIFTY निफ्टी, तो निफ्टी 50 ये है इंडेक्स जो कि हम ट्रैक करते हैं, है ना। तो ये देखा होगा 15,000 के आसपास चल रहा है। टॉप 50 कंपनीज का स्टॉक्स है ये, मतलब टॉप 15। इस पे आप इंडेक्सेस की मेन बात है कि आप उसको इंडेक्सेस खरीद बेच नहीं सकते स्टॉक्स की तरह। तो बेसिकली इक्विटी सेक्शन में आप सिर्फ कंपनीज को खरीद सकते हो, कंपनीज को बेच सकते हो, इंडेक्सेस को नहीं। फिर आते हैं अपन और नीचे आएंगे तो टॉप गेनर्स, टॉप लूजर, सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा पिछले ट्रेडिंग डे में, सबसे ज़्यादा कौन घटा गिरा, ईयरली ईयरली किसने हाई गया, ईयरली को किसने लो गया। फिर आते ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे हमने बताया अभी कुछ देर पहले, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी जो कि आपसे पैसे लेगी, आपके पैसे मैनेज करेगी, आपके बिहाफ में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देगी और पैसे बढ़ाएगी, बट दे विल टेक अ कमीशन देयर, वो 2-3% कमीशन ले लेंगे। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ क्या करते हैं, ये ब्लाइंडली फॉलो सम इंडेक्स, ये किसी इंडेक्स पे फंड बना देते हैं। दैट मीन्स इंडेक्स में जो स्टॉक्स रहेंगे उसी स्टॉक्स में पैसे लगने हैं। तो इंडेक्स से जब भी एक्सचेंज किसी कंपनी को हटाई, मान ली निफ्टी 50 से एक कंपनी नीचे से हटा दिया, दूसरी कंपनी को डाल दिया, तो ईटीएफ वाले फंड में जो भी ईटीएफ मैनेज कर रहा है वो क्या करेगा, उस कंपनी के सारे स्टॉक्स बेच देगा, और जो नई कंपनी ऐड हुए जितने पैसे बच मिल गए उससे नई कंपनी वाले स्टॉक्स वो खरीद के लगा देगा उसमें। तो ईटीएफ फॉलो सम इंडेक्स। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि इसमें कोई किसी आदमी को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो फंड्स को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, इंडेक्सेस को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, तो उनको मेहनत नहीं है, तो उनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो ईटीएफ्स में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 0.5 0.3 ऐसे होते हैं। तो इसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ईटीएफ एक गुड इन्वेस्टमेंट। तो आप या तो इक्विटीज़ में पैसे लगाओ या ईटीएफ्स में पैसे लगाओ, दीज आर एसेट्स।
तो इक्विटीज़ में फ़ायदा ये है, किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो कंपनी का एक हिस्सा मिला आपको, दैट इज़ एन एक्चुअल एसेट। ईटीएस में पैसा लगा रहे हैं तो बेसिकली कंपनी, बहुत सारे कंपनीज के हिस्से मिलेंगे आपको, थोड़े थोड़े यूनिट्स, और इवेंचुअली आपको ईटीएस के यूनिट मिलते हैं, इस फंड के यूनिट मिलते हैं। बट हाँ, दैट फंड विल हैव इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल कंपनीज। तो दीज टू आर एसेट बैक, यानी कि आपको एसेट मिले। जैसे आप घर खरीदते हैं तो आपको एक ढांचा मिलता है, मकान मिलता है, उसके नीचे की ज़मीन मिलती है अगर पूरा घर खरीद रहे हो तो दैट इज़ एन एसेट। सिमिलरली स्टॉक्स खरीदते हो तो अब एक्चुअल एसेट मिलता है, उस कंपनी में एक हिस्सेदारी। इसके अलावा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो कि हम लोग बहुत बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इट्स नॉट गुड। उसमें क्या होता है कि बेट लेते हैं अपन। बेट मैं इनेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं इनेबल करके दिखाऊंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर जीरो सम गेम। दैट मीन्स अगर किसी को पैसे बन रहे हैं तो किसी के जाएंगे ही, जो कि स्टॉक्स में ये केस नहीं है। स्टॉक्स में अगर आपको पैसे बन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं किसी के पैसे जा रहे हैं, ओवरऑल मार्केट ग्रो कर रहा है। सेम इज़ विथ ईटीएफ। तो यहाँ एसेट मिलते हैं, यहाँ रिस्क कम है फ्यूचर ऑप्शन की जगह मुकाबले। आपके पैसे डूबने के रिस्क कम है क्योंकि आप एक एक्चुअली कंपनी को होल्ड कर रहे हो। आप कितनी अच्छी कंपनी को होल्ड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना ज़्यादा कितने कम। मैं एक दो स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, इट्स विल बी जस्ट अ सजेशन। और हाउ डू आई पिक अ कंपनीज, मैं वो सब भी आगे वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, तो वी कैन फॉलो दैट। बट आइडिया इज़ कि स्टॉक्स और ईटीएस में आपको एक कंपनी का हिस्सेदारी मिलती है, फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं मिलती है। फ्यूचर ऑप्शंस जुआ की तरह है, आप बेट लगाते हो, जीत गए। जुए की तरह आप कोई बेट लगाओ, आप जीत गए तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, आपको पूरे पैसे चले जाएंगे। कभी ना कभी किसी वीडियो में आफ्टर सम टाइम मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फ्यूचर ऑप्शंस एज वेल। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं प्लेटफॉर्म में और काफ़ी कुछ बताऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। तो थैंक यू ऑल।